नमस्कार, स्वागत आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा और आजसू ने प्रेस वार्ता के दौरान सीटों के बंटवारे की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के चुनाव में भाजपा, आजसू, जेडीयू और एलजेपी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड में गठबंधन के तहत भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आजसू 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही जेडीयू को 2 सीट दी गई है। इसके अलावा एलजेपी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी सीट दी गई है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को चतरा की सीट दी गई है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए कहा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग उनकी जमीनों को लूटने में लगे हैं। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या कम होती जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में सीटों के बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए अखंड है और रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को डिब्बे में बंद करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच 3 राउंड में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि शनिवार या उसके अगले दिन तक सभी सहयोगियों के साथ जो भी भागीदारी होगी वो तय हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटी है। इन सब के बीच शिंदे शिवसेना गुट के नेता श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि महाअघाड़ी गठबंधन का सरकार बनाने का सपना ही रह जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन 28 सीटों पर सहमति बनना भी बाकी ही है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं राहुल गांधी से भी बात करूंगा और सीट बंटवारे को लेकर लंबित फैसले में तेजी लाई जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीट बंटवारे में मतभेद की बात स्वीकार करते हुए कहा कि अभी रास्ता निकल रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में रहकर अधिक से अधिक सीटें सपा के पाले में लाने की है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में भी सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट के दूसरे अहम फैसलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया है। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मैट्रिक टन धान की आवक हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया, साथ ही युवा खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राज्य कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक की वजह से विवादों में घिर गए हैं। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया का प्रबंधन विदेशी संचालकों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वेरीफाइड फेसबुक पेज से स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, वक्फ भूमि हड़पने के लिए चर्चा में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया अब विदेशी हैंडल से संचालित हो रहा है। ईडी के अधिकारी शनिवार को फाइलों का निरीक्षण करने के लिए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। 2 दिन के लिए ईडी अधिकारी फाइलों की समीक्षा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुरा की ईडी जांच पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुरा मामले में शामिल कई लोग भ्रष्ट हैं और ये पैसे का कारोबार है। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ से अधिक की 19 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्ट, कंपनी और व्यक्तियों के नाम पर थीं। राजस्थान में अवैध द्वीप खनन से संबंधित मामले में सीबीआई ने जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा के 10 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली। इस तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए को सही तरीके से लागू न करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है। सिर्फ सजा के प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाल विवाह से संबंधित गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राजधानी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सर्दी की आहट के साथ इन दिनों दिल्ली वासी प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां यमुना में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में वायु की गुणवत्ता दमघोंटू स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 293 मापा गया, जो खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई क्षेत्रों में AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार ने प्रदूषण से त्रस्त 13 इलाकों को चिन्हित कर एक समिति का गठन किया है। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला गैस मास्क पहनकर स्मोक टावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। वहीं हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल नहीं खरीदेगी। ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। बिहार के सिवान में जहरीला पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 28 हो गया है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में 8 नामजद लोगों में से 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध निर्माण के मामले में 19 मुस्लिम और 4 हिंदू समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 3 दिन के भीतर अपनी संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक 93 को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि देश के हर नागरिक को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया कचहरी में बहुमंजिले बार भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को
भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का आरंभ उन्होंने पूजा अर्चना से किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने पटना और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया है। हाल ही में एक व्यक्ति ने फाउंडेशन पर अपनी बेटियों की ब्रेन वॉश और बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज हो गई है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली रखी जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने बाबा राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। और फिलहाल हम यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने 2 युवकों को 2,95,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवकों के पास नोट छापने के उपकरण और कागज भी बरामद किए। आरोपी लोगों को 30,000 असली नोट के बदले 1 लाख नकली रुपए देने का काम करते थे। यूपी के बरेली में डी फार्मा की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। इस मामले में सैकड़ों छात्रों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों पर खुसरो डिग्री कॉलेज में 400 छात्रों को डी फार्मा में प्रवेश दिलाने के नाम पर करीब 3 करोड़ 40,94,000 रुपए ठगी करने का आरोप है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम से ज्यादा ब्याज वसूलने वाले 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसीज पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड कंपनियों के लोन सेक्शन और वितरण करने में रोक लगा दी है। ये निर्णय 21 अक्टूबर के कारोबारी दिन के अंत से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने मॉरिशस सरकार को 487 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। ये रुपए डिनोमिनेटेड ग्रांट होगा। भारत सरकार मॉरिशस को जल पाइपलाइन के रिप्लेसमेंट के लिए ये फंडिंग प्रदान कर रही है। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ कंपाउंडिंग शुल्क को भी कम करने का काम करेंगे। नेस्कॉम ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में एक्टिव जनरेटिव एआई स्टार्टअप की संख्या में 260% की बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारी जमा समृद्ध बीमा ईडीएलआई योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों को अब 7 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। ये योजना इस साल 28 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। वैश्विक चुनौतियों और मुद्रास्फीति दबाव के बावजूद भारत के रेडीमेड गारमेंट निर्यात में वृद्धि हुई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बताया है कि इस साल सितंबर माह में भारत के रेडीमेड परिधान निर्यात में 17% का उछाल आया है।
केंद्र सरकार रेल ट्रैक के जरिए प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। ये पहली बार है कि मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप के अंतर्गत थोक परिवहन के तरीकों को अपनाया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मदर केयर पीएलसी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। मदर केयर माता पिता और छोटे बच्चों के लिए उत्पादों का निर्माण करती है। प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मानेसर प्लांट में 1 करोड़ उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी की उपलब्धि भारत की मेक इन इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में सबसे ज्यादा बोली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगाई है। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही इंडेक्स में उछाल देखने को मिला। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर ऑटो, पीएसयू बैंक, फिन सर्विसेज, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी में खरीदारी देखने को मिली। बेसी का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 218.14 अंक की तेजी के बाद 81,224.75 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का निफ्टी 104.20 अंक यानी 0.42% चढ़ने के बाद 24,854.05 पर बंद हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 11 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में $10.746 अरब गिरकर $690.43 अरब हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी के दौरे पर हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि मलावी और भारत के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें खेल सहयोग, युवा मामले, कला संस्कृति और जेनेरिक दवाओं से जुड़े हैं। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने मलावी में कृत्रिम अंग केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के प्रमुखों ने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक विकास आदि मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने कृषि, खनन, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर 2024 को रूस की यात्रा करेंगे। ये पीएम मोदी रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। न्याय, संगत, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर आयोजित यह शिखर सम्मेलन नेताओं और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन ब्रिक्स की ओर से शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का भी अवसर प्रदान करेगा। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का मुख्य साजिशकर्ता याह्या सिनवार, जिसने तबाही मचाते हुए करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसे इजरायली सैनिकों ने ढेर करने में सफलता हासिल कर ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में हमास नेता सिनवार मारा गया। हमास ने अपने नेता सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। दरअसल इजरायली सेना की एक टुकड़ी रफा में सामान्य गश्त पर थी, तभी उनकी मुठभेड़ 3 आतंकियों से हुई। उनमें से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि तीसरा घायल अवस्था में भागकर एक इमारत में घुस गया। इजरायली सेना ने ड्रोन भेजकर सिनवार को लोकेट किया। ड्रोन कैमरे में सिनवार एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसने पास से एक छड़ी उठाकर ड्रोन पर मारने का भी प्रयास किया। इसके बाद इजरायली सेना ने गोला दागकर सिनवार का काम तमाम कर दिया। भारी सुरक्षा के बीच सिनवार का शव इजराइल लाया गया। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास नेता सिनवार की हत्या गाजा में चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है और इसे हमास के बाद के दिन की शुरुआत बताया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो भी कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, अपने को शेर बताने वाला हमास नेता सिनवार ने वास्तव में अंधेरी गुफा में छिपा हुआ था, जिसे इजरायली सैनिकों ने ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाया।
सिनवार की मौत पर अमेरिका ने बयान जारी कर इसराइल और दुनिया के लिए शुभ दिन करार दिया। हमास नेता की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। एक वीडियो संदेश में हमास के डिप्टी लीडर खलील अल-हया ने कहा है कि उनके गुट फिलिस्तीनी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अपने रास्ते पर चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिनवर की मौत से हमास और मजबूत ही होगा। हमास नेता ने कहा कि बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल से बंधक बनाकर लाए गए लोगों को तब तक नहीं रिहा किया जाएगा जब तक गाजा में इसराइली कार्रवाई खत्म नहीं होती और उनके सैनिक गाजा पट्टी से पूरी तरह पीछे नहीं हट जाते। मध्य तुर्की में पर्यटकों को ले जा रही एक बस शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 33 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक बस कपाडोसिया जा रही थी और कथित तौर पर जापानी पर्यटकों को ले जा रही थी। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की सहायता के लिए उत्तर कोरिया ने अपने 12,000 सैनिक भेजे हैं। राष्ट्रीय खुफिया सेवा के हवाले से बताया गया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की सहायता के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति यून सुक येओल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सहायता के लिए उत्तर कोरिया द्वारा सेना भेजे जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में अर्जुन एगेसी ने फ्रांस के मैक्सिमो वाचियर आग्रेव को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत अभी भी 125 रन पीछे है। भारत के यशस्वी जायसवाल ने 35 रन, रोहित शर्मा ने 52 और विराट कोहली ने 70 रन बनाए। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे दिन विराट कोहली ने 70 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने 3 विकेट 180 रन से आगे खेलना शुरू किया। न्यूजीलैंड के लिए रविंद्र अश्विन ने 124 गेंदों पर शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। 24 अक्टूबर से शुरू हो रही सीरीज के लिए 4 नए खिलाड़ियों का भी चयन किया गया है, जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के अंतिम 8 में पीवी सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का टुंजू ने 21-13, 16-21, 21-9 के अंतर से हराया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने कुबुलुल दसनायके को नेपाली टीम का मेंटर नियुक्त किया है। नेपाल क्रिकेट टीम 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अमेरिका में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के तहत त्रिकोणीय क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेगी। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अपने करियर के आखिरी मैच में डेविस कप में कोर्ट पर उतरेंगे। डेविस कप में हिस्सा लेने पर नडाल ने कहा कि वो डेविस कप के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार हो रहे हैं। अक्षय कुमार और करण जौहर ने अपने नए प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पर घोषणा की। ये अनटाइटल्ड फिल्म भारत के शीर्ष बैरिस्टर सी शंकरन नायक के जीवन से प्रेरित है। फिल्म की कहानी जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है। इंस्टाग्राम पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने एक पोस्टर साझा कर कैप्शन में लिखा, एक अनकही कहानी, एक अनसुना सच। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में बिनी एंड फैमिली की विशेष स्क्रीनिंग हुई। फिल्म की वैश्विक रिलीज नवंबर 2024 में 5 देशों में शुरू होगी और उसके बाद 7 और देशों में रिलीज होगी।
एक्शन वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी में वरुण धवन और समांथा प्रभु जबरदस्त रोल में नजर आएंगे। वेब सीरीज सिटाडेल 7 नवंबर को प्राइम वीडियो इंडिया पर रिलीज की जाएगी। बंगाली फिल्म बहुरूपी देश भर में रिलीज हो गई। नंदिता रॉय और शुभ प्रसाद मुखर्जी ने फिल्म का निर्देशन किया है। तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप यहां जाकर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।